स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। इसके बाद हम आगे चल करके इसका यूज भी बताएंगे और कन्वर्जन भी बताएंगे, किस प्रकार से हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन भी आपको हम सिखाएंगे। बट अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको समझते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट होता है। ठीक है बेटा जी, तो टॉर्क क्या है, आपने कहा कि जो उस पर टॉर्क एक्ट होगा वो होगा टा इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न करंट NIBA साइन थीटा। ये आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो, ये टॉर्क आप निकाल चुके हो। जहां पर थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये चीज आप समझ रहे हो। वेक्टर A क्या चीज है, एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल। जो आपने रेक्टेंगुलर कॉइल आपने लिया था इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें जो एरिया वेक्टर था उसका जो है, इसमें जो आप उसका जो एरिया वेक्टर था वो A था और मैग्नेटिक फील्ड B है। उसके बीच का एंगल आपका थीटा है और थीटा कंटिन्यूअस चेंज होता है। कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब देखते हैं कि इसकी हेल्प से, यही तो इसकी हेल्प से हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। वास्तव में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क एक्ट होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने यहां पर तो प्रिंसिपल वर्किंग सब 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, यहां पर देखो, यहां पर एक आपके पास मेटेलिक सिलेंडर बना हुआ है बीच में और इस पे वायर को रैप किया गया है, वाउंड किया गया है। अब देखो किस तरीके से यहां पर वायर लिया गया, इसको बनाया गया, बनाते बनाते इसको ले गया, यहां से ला करके वायर को यहां पर ऊपर किया गया। यहां पर जो आपका यहाँ पर सपोर्ट है, इससे क्या है, वायर को यहाँ से निकाला गया, ला करके T1 से लगा दिया। ये आपका टर्मिनल है। तो वायर मतलब यहाँ से गया हुआ है और जाकर फिर इसके अंदर ये जो आपका मेटेलिक सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इसे बोलते हैं, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है, जिसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, वायर को रैप कर देते हैं। ठीक है ना बेटा जी, रैप कर दिया है। यहाँ पर आपका जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट को देखो हमने कैसे बनाया हुआ है। ये मैग्नेट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से, आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इस डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हो। फिर भी एनीवे यहाँ पर जो है इसका जो शेप होता है वो मिनिस्कस टाइप का होता है, कनकेव होता है। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मैग्नेट ऐसे है, ये हमारे पास मैग्नेट है, मान लो ऐसे है ना, तो इसका देखो सर, अगर मान लो नॉर्थ पोल है ये, तो इसका सरफेस आपका प्लेन है, तो इसको हम ऐसे कट करते हैं कि इस तरीके से, ये ऐसे कट करेंगे, ये मतलब ये अंदर वाला पार्ट इसको निकाल देंगे। तो जब पार्ट आप निकाल दोगे तो आप देखोगे इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से हमारा हो गया मैग्नेट, ऐसे इसको हमने कट कर दिया, ये आपका हो गया मिनिस्कस शेप का हो गया। ठीक है बेटा जी, आपने कट करके निकाल दिया। वही हम साउथ में भी करेंगे। साउथ पोल जो आपका साउथ पोल मान लो इधर आपका है ऐसे, ठीक है ना बेटा जी। तो अगर आपने कहा साउथ पोल हमारा ऐसे बना हुआ है और ऐसे हमने इसको बनाया, ये मान लीजिए आपका साउथ पोल है, तो ये इस तरीके से, तो इसको भी क्या करेंगे, कट करेंगे इसी तरीके से कि वो आपका बन जाए, ये वाला शेप पकड़ ले ऐसे, ठीक है ना। तो आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ऐसे आपका मैग्नेट आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे, ये इस शेप का देखो यहाँ मैंने दिखाया, ये कट किया गया है। देखो मैंने शेप, उसका टॉप व्यू है जो मैंने बताया हुआ है, इसका टॉप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ये ऊपर से जब देखोगे तो इधर देखोगे तो आपका ये जो टॉप व्यू है आपका ऐसे ही दिखेगा। ठीक है बेटा जी, तो इसको क्यों बनाते हैं इसको मैं आपको कर दूंगा एक्सप्लेन। बट अभी देखो कि इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है ना, फिर हम इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, कि ये तो समझ गया। आपने कहा कि यहाँ वायर आपका ठीक है और यहाँ पर बन गई मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जब इसको ऊपर से देखेंगे हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है आपकी रेडियल बनेगी। देखो यहाँ से बनेगी, यहाँ से, क्योंकि आपका अगर मैग्नेट
को आपने इस तरीके से कट किया हुआ है, तो मैग्नेट के सरफेस से जो फील्ड निकलेगी, और डायग्राम को मत देखो आप, मैग्नेट के फील्ड से जो मैग्नेट के सरफेस जो फील्ड निकलेगी वो निकलेगी परपेंडिकुलर, और सरफेस पर गिरेगी परपेंडिकुलर। तो इधर से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी तो यहाँ से गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर इस सरफेस से निकलती हुई दिखाई पड़ेगी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिरती हुई दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर। स्फेरिकल हो गया बेटा ना, जैसे आपका स्फीयर होता है, ये आपका स्फीयर है, और जब भी आप यहाँ सेंटर से इसको गिराओगे तो आप हर बार ये गिरेगा सरफेस पर परपेंडिकुलर। रेडियस क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर ही ऐसे गिरती है, ठीक है बेटा जी। तो वैसे फील्ड भी आपकी एक पॉइंट से निकलेगी तो परपेंडिकुलर होगी, जब दूसरे में एंटर करेगी तो भी परपेंडिकुलर होगी। तो आपको देखो हर डायरेक्शन में फील्ड दिखाई पड़ेगी, इधर भी दिखाई पड़ेगी, इधर भी दिखाई पड़ेगी, इधर भी दिखाई पड़ेगी, हर डायरेक्शन में आपको फील्ड दिखाई पड़ेगी। मतलब ऐसा बनाएंगे मैग्नेट, कट करते हैं कि जो फील्ड की डायरेक्शन हो हर तरफ आपको मिले, ठीक है बेटा जी। यही इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड। क्या बोलेंगे उसको, रेडियल फील्ड, क्योंकि रेडियस के अलोंग आपको दिखाई पड़ेगी। देखो आप लोग क्या देख रहे हो, ये रेडियस, हर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की तरफ अप्रोच करेगी। देखो ये भी है, ये भी है, जो फील्ड निकलेगी सब सेंटर की तरफ अप्रोच करती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल फील्ड, वो रेडियस के अलोंग होती है, ठीक है बेटा जी। ये काम हो गया इसका, तो ये इसीलिए हम उसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जब इसमें करंट फ्लो करेगी, मान लो इसमें करंट, देखो करंट फ्लो करना, अब बताते हैं क्या है ये आपका है फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी हुई है, ये सॉफ्ट होती है। जब ये कॉइल पूरा का पूरा रोटेट करेगा, यहाँ पर लगा हुआ आपका एक मिरर लगा है, ये आपका मिरर है, ये क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी स्प्रिंग लगी हुई है, तो एक एंड तो इसका यहाँ पर सपोर्ट, वायर का जो है, जो आपने रैप किया हुआ है उसका एक एंड यहाँ पर सपोर्ट किया गया है, बांधा गया है, बाउंड यहाँ पर है, टाइड है। दूसरा एंड आपका स्प्रिंग के साथ यहाँ पर टाइटली बाउंड कर दिया गया है, ठीक है बेटा जी। और फिर यहाँ से वायर निकाल करके यहाँ से इसको T2 से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये पूरी की पूरी एनालिसिस आप देख रहे हो। अंदर आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया है, जिसके ऊपर ये वायर को लपेट दिया हमने। अब बताइए जब फील्ड यहाँ बनेगी, इसमें करंट फ्लो कर रही है, अब इसमें लगातार कंटिन्यूस करंट ऐसे फ्लो करती करती आएगी, ऐसे फिर निकल के फिर आएगी, ऐसे ये आपस में कनेक्टेड होंगी, तो लगातार करंट फ्लो कर रही है। तो अब इस पे पूरा का पूरा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इसके दिखाए गए हैं। इसमें क्या होगा, टॉर्क डेवलप होगा। तो ये जो इसका आर्म है, ये अगर ऊपर से आप देखोगे, ऊपर से टॉप व्यू से, यहाँ से अगर आप देखोगे, अपनी आई को अगर आपने ऊपर कर लिया है देखोगे, तो आपको यही आर्म आपको दिखाई पड़ेगा। ये रोटेट करेगा, जब ये रोटेट करेगा, मान लो इसकी सरफेस एरिया आपके फेस की तरफ है, जो एरिया वेक्टर वो आपके फेस की तरफ है ना बेटा जी। तो अब बताइए जब ये रोटेट किया, मान लो एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट किया, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो पी आपकी तरफ आएगा, एस अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये जब रोटेट करेगा तो यहाँ पर स्प्रिंग में आएगा, ट्विस्ट आएगा, स्प्रिंग में एक एथन सी आएगी, एक ट्विस्ट आएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा ये रोटेट करेगा बेटा ना, तो बेटा आपने कहा कि ये जो आपका कॉइल है जब ये रोटेट करेगा, सामने वाला जो फेस आपका रोटेट, मान लो पी आपका कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, एस आपका नीचे चला गया, तो आप देखोगे ये ट्विस्ट होगा, तो यहाँ पर स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ये क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। और जितना आपका ये कॉइल रोटेट करेगा उतना इसमें उतना ट्विस्टिंग होगी और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कॉइल को रोटेट होने से रोकेगी स्प्रिंग। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। अच्छा, रेडियल फील्ड हम इसलिए लेते हैं कि अगर ऊपर से देखो आप, ये PS वाले पार्ट को देखो आप, है ना, ये PS वाले पार्ट को, तो अगर मान लीजिए अगर मैं कुछ कहूँ कि इस कंडीशन में ये जो आपका कॉइल है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ होगा, तो कहोगे सर हमारे फेस की तरफ होगा। तो ऐसा करो आप कि जो आपका ये PS आपका लाइन है, लाइन आर्म जो आपकी है, इसी पे कहीं पर आप पॉइंट करो और यहीं पर आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जो लाइन आपके फेस की तरफ आए। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो कहोगे सर ठीक है मैंने ड्रॉ कर दिया, वो तो बन जाएगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर यहाँ ड्रॉ करो, चाहे यहाँ ड्रॉ करो, चाहे यहाँ ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करोगे वो तो हमेशा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है बेटा जी। ओके, अब क्या है कि मान लो फील्ड जो है यहाँ से नॉर्थ से निकल के जा रही है साउथ की तरफ जा रही है, वो आपकी मान लो हॉरिजॉन्टल है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, नॉर्थ से साउथ हॉरिजॉन्टल है, क्या उसी के अलोंग आपका ये PS लाइन है ना, आर्म है, यस आर नो, आपको ठीक बिल्कुल सर। तो एरिया वेक्टर फील्ड के हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए अगर हम ऊपर से देखेंगे हमको PS ही दिखाई पड़ेगा,
ऊपर से देखेंगे तो ये सारी की सारी आर्म आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, ऊपर से आपको पीएस ही दिखाई पड़ेगा। देखो बेटा जी, ये जो मैं रेड से हमने बनाया है ना, बनाया कॉइलिंग की हुई है, ये आपका वो कॉइल के आपका पीएस है ये पार्ट आपका। और अंदर कॉइल गया होगा नीचे, नीचे आपकी स्प्रिंग होगी, है ना। ये टॉप व्यू आपका है, टॉप व्यू है, ऊपर से देखने में चलेगा पता। तो आप बताइए, आप कहोगे सर कि ये पीएस पर जो एरिया वेक्टर होगा कॉइल का, वो हमेशा पीएस पे परपेंडिकुलर होगा। जितना भी आप रोटेट करो, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा पीएस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और जब जब मैग्नेटिक फील्ड पीएस की अलोंग होगी, जब जब मैग्नेटिक फील्ड पीएस की अलोंग होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। क्यों? क्योंकि पीएस के परपेंडिकुलर हमेशा होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पीएस लाइन, ऊपर की तरफ। अगर ये रोटेट होता है तो एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा, है ना बेटा जी। ये पीएस अगर रोटेट होता है, अगर एंड पी ऊपर आता है, ऐसा नीचे जाता है, तो आपका एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा। लेकिन जब जब पीएस मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग होगा, तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ही होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो बेटा जी, अब इसलिए हम अब टॉप व्यू देखिए आप, तो आपने कहा ये आपका पीएस है, तो इसीलिए हमने मैग्नेट को ऐसा बनाया है कि जब भी आपका ये पीएस रोटेट करेगा, और पीएस मान लो ये जो आपकी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, यही तो आपकी लाइन है, मान लो उस पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। जब ये घूमेगा, ये पीएस जब घूमेगा, पूरा का पूरा वायर कैसे बना हुआ है, अंदर से बना होगा। जब ये पीएस घूमेगा, देखो जब पीएस घूम रहा है तो आप देखो हमेशा वो फील्ड के लाइन में ही आ रहा है, चाहे इधर आ जाएगा चाहे इधर जाएगा। इसीलिए हम लेते हैं रेडियल फील्ड कि पीएस इज ऑलवेज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया वेक्टर क्या होगी, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, तो फील्ड की भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये आपका जो है, ये आपका स्केल है, और ये आपका जो है निडल है, जो कि बार बार स्केल पे जाएगी, घूमेगा तो निडल घूमेगी। अब बताइए बेटा जी, तो अगर आपने कहा कि इस केस में देखा जाए तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है जो आपके फेस की तरफ आ रहा है, वो हमेशा क्या होगा, सॉरी आप इस केस में तो ऊपर से देख रहे हो, देख रहे हो ऊपर से, जब ऊपर से देखोगे तो इस लाइन के अलोंग आएगी फील्ड, और एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर होगा बेटा जी, और हमेशा होगा, वो हमेशा होगा। और एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी लाइन के लॉन्ग आपको मिलेगा, क्योंकि आपने कॉइल बिल्कुल आप ऊपर से देख रहे हो ऊपर से। जब ऊपर से देखोगे तो आपको ये निडल आपको दिखाई इसे परपेंडिकुलर, चाहे जितना भी घुमाओ इसको। लेकिन नीचे क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। जब ये आपका जो ऊपर का जो कॉइल अगर ये घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर से, जितना ये रोटेट करेगा उतना ये भी ट्विस्ट होगा, और उतना ही क्या है, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। और इसकी क्या मतलब, इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आपने इस रेडियल फील्ड को आपने बनाया तो इससे क्या इंपॉर्टेंस मिली। इसकी इंपॉर्टेंस ये मिली कि आपका ये कॉइल कितनों भी घूमे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पीएस के अलोंग ही आएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पीएस के अलोंग आए तो उस टाइम पर जो आपका एरिया वेक्टर है वो पीएस के परपेंडिकुलर है, तो फील्ड के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो फोर्स आपका आएगा फॉर रेडियल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, NIBA sin 90 होगा। और ये टॉर्क आपका हो जाएगा NIBA, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आपने कहा कि मान लीजिए ये ट्विस्ट, अगर ये रोटेट किया, ये मान लीजिए इसमें रोटेशन हुआ, तो ये मान लीजिए ये ट्विस्ट कर गया, है ना, तो कितना एंगल घूम गया, कितना एंगल मालूम, कितना एंगल यहाँ पर अगर आप लगा दिया, आपने एक निडल लगा दिया, तो घूमेगा तो आपको दिखाई पड़ेगा, ट्विस्ट करेगा, ट्विस्टिंग आएगी तो एंगल बनेगा। मान लीजिए इस टॉर्क ने इस स्प्रिंग को सपोज किया कि थीटा एंगल से या फाई एंगल से ट्विस्ट कर दिया, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे जो टॉर्क आपका होगा, टॉर्क होगा किसके होगा, प्रोपोर्शनल होगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई की होगा, ठीक है बेटा जी। तो टॉर्क आपका फाई के होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने कहा कि सर टॉर्क कितना हमारा है, NIBA, अगर इसको हम इज इक्वल टू करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे C × 5। C क्या है, C को हम कैसे डिफाइन, C को बोलते हैं कि C इज द रीस्टोरिंग कपल या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। मतलब आप कहोगे सर कि अगर मान लीजिए 1 डिग्री ट्विस्ट किया, 1 डिग्री अगर ट्विस्ट हुआ, तो जो
एंगल बना वो सी बना, 2 डिग्री पर 2c बनेगा, 3 डिग्री पर 3c बनेगा, और जब थीटा घूम गया तो कितना बनेगा, थीटा इंटू सी बनेगा। ठीक है बेटा जी। तो जो मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल होगा, है ना, तो क्या होंगे, C5 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल, C इंटू फाइव। एक यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए, एक यूनिट एंगुलर ट्विस्ट के लिए जो एंगल आपको मिला वो C मिला। तो फाई अगर ट्विस्ट हुआ तो कितना होगा, C5 होगा, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि NIB क्या होगा, NIB आपका टॉर्क लगा हुआ है, और ये इक्विलिब्रियम होगा जब सिस्टम किस में आएगा, बोलो, इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब ये रीस्टोरिंग आपका जो फोर्स है वो टॉर्क के बराबर हो गया, तो इक्विलिब्रियम में आ गया। तो आप यहां से कह सकते हो, तो आई कितना आ गया बेटा जी, व्हाट इज द आई, आई क्या होगा, C/N/B इंटू ए, और इंटू आपका थीटा आ गया। अब इसको आप मान सकते हो, इसको आप जी ले सकते हो, तो आई इज इक्वल टू जी इंटू थीटा, या फाई ले रहे हो तो फाई ले सकते हो बेटा जी आप लोग। तो हम लोग फाई लेके चल रहे हैं, तो हाँ फाई कर लेंगे। ये आप यहां कर सकते हो आई प्रपोर्शनल टू क्या करते हो, फाई। अगर आप आई को बढ़ाओगे तो फाई भी क्या होगा बेटा जी, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो आप, और जी को बोलते हैं क्या है, जी इज व्हाट, जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इस प्रकार से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई का फॉर्मूला कैसे बनेगा। बस आपको यही देखना था कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये स्प्रिंग जितना ट्विस्ट करेगी, मोमेंट ऑफ रीस्टोरिंग कपल ले लेंगे, कितना उसने ट्विस्ट किया, अगर एंगल फाई ट्विस्ट किया तो C से मल्टीप्लाई करके C5 कर देंगे, और किसके बराबर कर देंगे, टॉर्क के बराबर कर देंगे, वहां से माई निकाल लेंगे। तो आई इक्वल टू C/N, तो आप देखा कि आपने NIBA इक्वल टू C5 हुआ, वहां से आपने कैलकुलेट कर लिया। और आप यहां से आपने देखा कि जितनी अधिक करंट इसमें फ्लो करेगी उतना ही अधिक ट्विस्ट होगा, किसमें, स्प्रिंग में उतना अधिक ट्विस्ट होगा। ठीक है बेटा जी। और इस प्रकार से हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। और इसीलिए बोलते हैं कि ये इसकी स्केल जो होगी वो लीनियर होगी। तो ये चीज़ है, ये आपका जो है डायग्राम किसका है, जब लैब में आप काम करते हो तो आपको मिलता है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इस तरह का होता है। यहाँ पर रेड होता है, यहाँ पर 2 वायर्स निकालते हैं, पॉजिटिव यहाँ से लेते हैं, नेगेटिव यहाँ से लेते हैं, इसके बाद जो है कनेक्शन करते हैं, तो इसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं 1 बाई 1 करके। ठीक है बेटा। अब बेटा एक पॉइंट आता है करंट सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है बेटा जी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब आपका थीटा डिफ्लेक्शन है, अपॉन आई कर दिया, थीटा अपॉन आई क्या होगा, NBA अपॉन कैपिटल C होगा। इसे बोलेंगे कितना ज्यादा सेंसिटिव है हमारा, क्या है, मतलब एक यूनिट करंट को में भी क्या है, एक यूनिट करंट के लिए जो, मतलब आपने करंट दिया, थोड़ी सी करंट दिया, उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया, इसका मतलब थोड़ी सी करंट देने में डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो मोर सेंसिटिव है, क्योंकि वो तुरंत ही करंट को डिटेक्ट कर ले रहा है। तो करंट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या होगा, इसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और थीटा अपन आई, ये पूरा का पूरा इसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ये बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे, फील्ड बढ़ा दोगे, और ये एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दोगे। और आपने कहा कि जब वो जो आपका पर यूनिट एंगल ऑफ पर यूनिट ट्विस्ट आपका जो C है वो अगर घटेगा तो करंट सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, कभी कभी पूछता है तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। और एक इसमें पहला था ये आपका करंट सेंसिटिविटी था। अब जो सेकेंड आपका आएगा वो आएगा आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, कहेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। ये भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। क्या होता है,
जो आपने वोल्टेज लगाया है करंट के लिए, तो ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट होगा। तो आपको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होगा। ये जो करंट आपने दिया है आई इंटू आर होगा। जब आई इंटू आर होगा तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटा जी, थीटा को आप लिख सकते हो एन बी ए अपॉन सी। थीटा अपन आई क्या होता है, एन बी ए अपॉन सी। ये थीटा अपॉन आई हो गया और इंटू आर हो गया। ठीक है बेटा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अ गैल्वेनोमीटर सेट टू बी द सेंसिटिव इफ इट इज शोन अ लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट। अगर छोटी सी करंट पास हो और डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो तो कहेंगे मोर सेंसिटिव है ये। ठीक है बेटा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको हमने देखा और अगर कोई डाउट होगा तो बेटा हमसे डिस्कस करना। ठीक है, अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हर बार पूछता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से सुनना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना होगा। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सर्किट में करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर को लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर को नहीं लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही स्मॉल करंट को मेज़र कर पाता है। बहुत ही हाई करंट होगी तो गैल्वेनोमीटर जो आपका है वो जल सकता है या ख़राब हो सकता है, तो बहुत ही हाई करंट को मेज़र नहीं कर सकता है। जहाँ पर हमें क्या है, बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना हो तो वहाँ पर लगा के हम पता कर पाते हैं कि भाई इस ब्रांच में थोड़ी सी करंट जा रही कि नहीं जा रही है, उसको भी रीड कर लेगा। अमीटर उतना सेंसिटिव नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी करंट को वो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन जब हमें किसी सर्किट में करंट का मेजरमेंट करना, कितनी करंट फ्लो करी किसी ब्रांच में, तो हमें लगाना पड़ता है एमीटर। तो हम क्या करते हैं, एमीटर को हम अलग से नहीं बनाते हैं। जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे पास है, जो डिवाइस होती है ना, उसी में हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके उसको हम एमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करते हैं सब मैं 1 बाय 1 करके करूंगा। ठीक है बेटा जी, तो जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिए। इसको लिखना तो बड़ा आसान है। तो पहली बात है कि जब किसी सर्किट में हमें करंट को मेजर करना हो, पहला पॉइंट। इसके बाद दिखाएंगे आपको कन्वर्जन क्या चीज़ है। पहले एक एक चीज़ आपको बड़े ध्यान समझना आप, वरना अगर मिस होगा तो आप जानिएगा उसको, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो अगर कोई सर्किट आपने ऐसे बनाई है, उसमें आपने रेजिस्टेंस बना दिया है, तो इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आपका आर है, तो इसमें जो करंट है आई फ्लो कर रहा है, तो कितनी करंट ये फ्लो कर रहा है हमें एमीटर लगा करके पता करना है। तो एमीटर का जो कनेक्शन है वो कैसे करेंगे, तो हमेशा जो है एमीटर जो है वो सीरीज में आएगा, रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा हमेशा। ये ऐसे पहला पॉइंट कि जब भी किसी भी ब्रांच में हमें रेजिस्टेंस को, करंट को मेजर करना है, एमीटर लगाना है वहां पे, तो एमीटर को हमेशा उसी ब्रांच के अलोंग लगा देंगे जो रेजिस्टेंस के बिल्कुल सीरीज में हो। ठीक है ना, तो इसके साथ लगा देते। एमीटर का कनेक्शन हम ऐसे करते हैं। पहली बात कि कनेक्शन कैसे करेंगे हम एमीटर को, इस तरीके से करेंगे। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस आर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेजर करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे लगाओगे, वोल्ट मीटर हमेशा क्या करोगे, वो आर के लगाओगे बिल्कुल पैरेलल, यहां से यहां लगा दोगे वोल्ट मीटर, वी लगा दोगे और इसको लगा दोगे, मतलब आर के पैरेलल आपका वोल्ट मीटर होगा और आर के सीरीज में आपका एमीटर होगा। अगर करंट को मेजर करना है तो एमीटर लगाना पड़ेगा आर के साथ सीरीज में, और अगर आर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस निकालना होगा तो आपको लगाना होगा वोल्टेज को, वोल्ट मीटर को लगाना होगा पैरेलल में। ये आपका वोल्ट मीटर है। ये तो ऑब्वियस जान ही रहे हो कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको लाना है तो जो वोल्ट मीटर आपका हाथ में है, डिवाइस है ना, उसको लगाना पड़ेगा पैरेलल, जिससे कि वो आर के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर कर सके। तो ये तो तरीका है कनेक्शन का, कैसे हम वोल्ट मीटर और कैसे हम क्या है एमीटर को कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, जो कि एमीटर करंट को मेजर कर पाए और वोल्ट मीटर आपका रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर आप वोल्टेज डिफरेंस को मेजर कर पाए। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा जी क्या हुआ कि हमारे पास मान लो सिंपल गैल्वेनोमीटर आपके हाथ में डिवाइस है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, ब्लैक कलर का था और एक रेड था, एक ब्लैक था, यहाँ मैंने दिखाया होगा इसको, ये वाला। ठीक है ना, ये आपके हाथ में है। ठीक है ना, अब इसको क्या किया आपने, अगर आपको आपका रेजिस्टेंस ऐसे लगा होगा, ऐसे लगा होगा, तो आपने इसको यहाँ से जोड़ देंगे और वायर आपको ये यहाँ से निकाल लोगे ऐसे। ठीक है ना, तो ये हो गया ना, सीरीज में हो गया।
आ गया ना सीरीज में। तो आपके हाथ में सिर्फ था गैल्वेनोमीटर, आपके पास एमीटर नहीं था। तो आपने सोचा भाई कि जो गैल्वेनोमीटर है वो भी तो करंट मेजर करता है। तो आपने कहा कि मान लीजिए इस ब्रांच में आपने रेजिस्टेंस आर था और करंट मान लो आई फ्लो कर रहा था। आपने कहा भाई इसमें जो आई को मेजर करना है तो यहाँ पर लगा देते हैं हम गैल्वेनोमीटर। हमें पता नहीं था कि ये बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है, हमें ये मालूम था भी करंट को ही मेजर कर लेगा। आप लगा दिए ऐसे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, करंट तो आपकी हैवी है, ये स्मॉल तो है नहीं, ये क्या करेगी, इस गैल्वेनोमीटर को ये खराब कर देगी, या आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये जल जाएगा ये, क्योंकि इतनी करंट को झेल ही नहीं पाएगा वो। आई थिंक आप नहीं समझ पाए मेरी बात को। तो डायरेक्ट अगर आपने गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा दिया तो करंट ही नहीं झेल पाएगा। करंट जब इससे पास होगी तो ये क्या है, ये आपका डिवाइस जो आपकी गैल्वेनोमीटर आपका ख़राब हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। इसीलिए हम लोग जो है अब इसको क्या करेंगे, अब इसको बचाना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको बचाना है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये जलने ना पाए, खराब ना होने पाए। तो आप क्या तरीका लगाओगे, आप क्या सोचोगे कि जो करंट आ रही है इसके अंदर कम से कम करंट जाए, है ना बेटा जी। जब कम से कम करंट जाएगी तो ये बचा रहेगा, ये सेफ रहेगा, है ना। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग क्या कहोगे, हमारे हाथ में हमारे पास है क्या, हमारे पास सिर्फ क्या है, गैल्वेनोमीटर है और कुछ है ही नहीं। तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर लगा के हम करंट को मेजर करना चाहते हैं, लेकिन जो करंट आ रही है उस करंट को ये झेल ही नहीं पाएगा। तो हमको एक तरीका ये लगा कि भाई जो करंट यहाँ आ रही है उस करंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ से एक वायर निकाला और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया ऐसे ऐसे। तो जैसे ही ये करंट यहाँ आएगी ये करंट अब दो पार्ट में, एक इधर और एक इधर डिवाइड हो जाएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, कुछ करंट का रास्ता हमने बदल दिया जिससे कि गैल्वेनोमीटर में कम से कम क्या है, करंट जाए और वो बचा रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब देखिए ये आपका, अभी तो आपने कहा कि हमने गैल्वेनोमीटर को बचा लिया, क्या करके, पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इसको बोलते हैं शंट, क्या बोलेंगे इसको, शंट बोलते हैं। शंट का मतलब, इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस पैरेलल में आया उसका नाम ही है शंट। शंट का मतलब क्या है कि आपको पैरेलल आपने इसको जोड़ दिया, ठीक है बेटा जी। इसको हमने एस नाम दे दिया, रेजिस्टेंस का नाम दे दिया एस, और बार बार आएगा शंट। शंट का मतलब ये होता है कि आपने एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ा हुआ है, उसी को बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा जी। हमने इसलिए क्यों किया, हमको गैल्वेनोमीटर बचाना था। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो आपका होगा आरजी। क्या होगा, आरजी। अब कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, निकल के यहां से आपकी आई ही आएगी, ठीक है। अब बेटा ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है इसी को बोलते हैं एमीटर। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा हुआ है रेजिस्टेंस, और पूरा का पूरा सेटअप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एमीटर, ठीक है ना, वो एमीटर हो जाएगा। ओके, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और ये पूरा का पूरा जो एमीटर है देखो, ये आर के साथ सीरीज में आ गया है कि नहीं बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैंगी। अभी आप यहाँ तक इस बात को समझ गए कि हमने एक शंट लगा दिया, शंट लगा कर क्या है, हमने गैल्वेनोमीटर को बचाया, और बचाने के बाद प्रॉपर करंट फ्लो करेगी, नो प्रॉब्लम। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स बनाया है, पूरा का पूरा सेटअप आपका कहलाएगा एमीटर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ से मैं इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा कि जो एमीटर है उसमें क्या क्या होना चाहिए और कैसे वो उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। मान लीजिए आपके हाथ में क्या है। अब बेटा मान लो आपके पास एमीटर हाथ में आपको मैंने दे दिया, वो अंदर उसको शंट लगा करके बनाया गया है, ठीक है। एमीटर आपके हाथ में आ गया। तो मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात, तब मैं कंडीशन लिखाऊंगा। यहाँ पर हमने क्या किया, मान लो कि हमने एक रेजिस्टेंस, हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और यहाँ हमने एक बैटरी लगाई हुई है। वो बैटरी मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है बेटा जी। ये 10 वोल्ट की बैटरी में लगा दी यहाँ पर, ओके, ये ध्यान देना इसको। अब 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, तो इसमें जो करंट फ्लो कर किया आई, वो कितना किया बेटा जी, करंट जो फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर करेगा।
इसमें भी 5 एम्पियर आएगा। अब इस ब्रांच में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो हमने कहा भाई इस 5 एम्पियर करंट को मेज़र करने के लिए क्या है, हम एक लगा देंगे एमीटर सीरीज में जो कि बताएगा 5 एम्पियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे एक यहाँ पर लगा दिया एमीटर, ये एमीटर। तो एमीटर अगर है तो उसका भी अपना रेजिस्टेंस मान लो कुछ न कुछ होगा, क्योंकि डिवाइस है तो रेजिस्टेंस होगा। उसका भी अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस था, वो मान लो आपका 3 ओम है, सपोज कर लिया, ये 2 ओम था। अब इसको आपने, वही बैटरी आपकी है, सेम बैटरी थी, सब कुछ सेम था, ठीक है ना। और आपने कहा कि सर ये देखिए ये 10 ओम का रेजिस्टेंस आपने 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी। अब ये जो एमीटर लगाया है आपने, वो एमीटर किस करंट को मेजर करने के लिए लगाया हुआ है, तो आपने कहा 5 एम्पियर को। लेकिन इस एमीटर के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस है, इसलिए सीरीज में हो जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस और करंट आपकी 2 एम्पियर जाएगी। अब यहाँ पर जो एमीटर मेजर करेगा वो 2 एम्पियर मेजर करेगा, तो मेजर सही कर रहा है वो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आपने एमीटर लगाया है इसलिए लगाया था कि पहले जो करंट इसमें, तो हम आपसे, मैंने बोला कि हम चाहते थे कि ये जो एमीटर हमने यहाँ लगाया कि भाई 5 एम्पियर को मेजर कर ले, और एमीटर को लगाते ही क्या है, उसने 2 एम्पियर बताना शुरू कर दिया। तो बता तो वो सही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एमीटर के पास अपनी भी क्या है, एमीटर के पास अपना भी रेजिस्टेंस है, वो प्रॉब्लम आपको कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एमीटर लगा रहे हैं वो आपको सही रीडिंग नहीं देने वाला है, क्योंकि उसका भी अपना रेजिस्टेंस है। तो जो पहले करंट 5, अब हमारा काम है कि 5 एम्पियर को मेजर करना। तो वो प्रॉब्लम की बात बनी कि भाई जब भी लगाओगे सीरीज में एमीटर लगाओगे तो वो अपने रेजिस्टेंस को, उसके पास होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आपकी रीडिंग जो आनी चाहिए थी पहले वाली वो नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगी। तो इसलिए क्या करेंगे, आपको एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रखना होगा। एक आइडियल रेजिस्टेंस क्या कर, एक आइडियल जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है ना। तो आपको एमीटर का रेजिस्टेंस अगर कम से कम रखोगे तो ये 2 एम्पियर करंट बढ़ती जाएगी और 5 के अप्रॉक्सीमेटली बताना शुरू कर देगा। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि जो एमीटर लगा रहे हो सिस्टम में, उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है क्या, RA, वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आपकी रीडिंग करेक्ट आने वाली है। तो पहला कॉन्सेप्ट, जो हम एमीटर लगा रहे हैं उसकी रीडिंग क्या है, उसका जो उसका रेजिस्टेंस है, पूरा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। तो अगर हम एमीटर का रेजिस्टेंस निकालें, देखो जी का कितना है, RG रेजिस्टेंस है और शंट का S है, दोनों पैरेलल में हैं। तो नेट जो रेजिस्टेंस आएगा एमीटर का 1/RA। RA क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/S। ठीक है बेटा जी, ये हो गया। अगर आपको RA को 0 की तरफ टेंड करना है तो बेटा आपने ये तो कहा नेट निकल गया, तो आपने कहा कि जो हमारा एमीटर होना चाहिए वो 0, उसका जो नेट इफेक्ट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। साथ में ये भी कंडीशन है कि जो जी के अंदर जो करंट जा रही है, देखो करंट कैसे हम फ्लो कराएंगे। तो आपने कहा कि सर मान लो कि करंट अगर इसमें जा रही है IG, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट IG जा रही है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, I माइनस IG करंट शंट में जाएगी। तो बताइए गैल्वेनोमीटर में करंट कम से कम रखना है बेटा ना, जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर बचा रहे, इसीलिए तो हमने शंट लगाया यहाँ पर है। तो IG हमारा 2 पर्पज है, एक तो हम नेट रेजिस्टेंस को, एमीटर का जो नेट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन, ये टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए कि सीरीज में हम लगाएंगे तो इसका अपना रेजिस्टेंस जो है इसके साथ जब सीरीज में जुड़ेगा तो इसका अपना इफेक्ट कम से कम रहे। ठीक है बेटा जी। तो एक कंडीशन ये होनी चाहिए, साथ में आपका जो IG है मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर, ये भी टेंड करेगा 0 की तरफ, तभी तो ये सेफ रहेगा। कम से कम करंट हमें इसमें डालनी है, मैक्सिमम करंट यहाँ चली जाए। तो अगर इसको इसमें कम से कम करंट रखनी है, कम से कम करंट रखनी है बेटा जी, तो क्या करेंगे, अगर इसमें करंट कम से कम रखनी है तो शंट को आपको
इसके रेजिस्टेंस को आपको कम से कम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर जी में गैल्वेनोमीटर में करंट कम से कम रखनी है तो ये जो आपका शंट रेजिस्टेंस है इसको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम करंट ऐसा करना होगा कि मैक्सिमम करंट इसमें चली जाए। मैक्सिमम करंट क्या इसमें चली जाए, और मैक्सिमम करंट अगर इसमें तब जाएगी जब इसकी वैल्यू कम हो, शंट की वैल्यू कम हो। मतलब आप कहोगे सर ये तभी पॉसिबल है जब एस क्या हो, एस भी टेंड करे जीरो की तरफ। जब एस की वैल्यू जो है कम से कम होगी, शंट की वैल्यू क्या होगी, कम से कम होगी, तो मैक्सिमम करंट यहां से निकल के इधर चली जाएगी, इसमें नहीं आएगी। हमें वही काम चाहिए भी, कम से कम करंट जाए, गैल्वेनोमीटर में कम से कम करंट जाए, मैक्सिमम करंट उधर निकल जाए। ठीक है बेटा जी। और साथ में देखो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और है भी। देखो जब आपने क्या किया, आपने एस को क्या किया, अगर आपने एस को जीरो किया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी प्लस समथिंग हो जाएगा पूरा का पूरा इन्फिनिटी, और ये पूरा का पूरा अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आर ए टेंड कर जाएगा जीरो की तरफ। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एक एमीटर का नेट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, कि उस एमीटर को जिस रेजिस्टेंस के साथ आप जोड़ो तो जो नेट इसके साथ आपने जोड़ा ना, तो इसका जो अगर नेट कम होगा तभी तो जो रीडिंग होगी वो सही आएगी, अदरवाइज क्या होगी, रीडिंग कुछ और आ जाएगी। अच्छा, इसका मतलब, और दूसरी बात क्या है, आई जी को हमें क्या करना है, जो करंट है इन द गैल्वेनोमीटर उसको कम से कम रखना है। ये फुलफिल तभी हो पाएगा जब शंट आप जो लगा रहे हो, आप खुद से लगा रहे हो, उसकी वैल्यू कहाँ टेंड करे, जीरो की तरफ। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, तो वहां लिखोगे बेटा, अ गुड एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और कहोगे एन आइडियल एमीटर, कई बार पूछा गया है तो बता रहा हूं, एन आइडियल एमीटर हैव जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से आप देखा कि हमारा जो एमीटर है वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना है बेटा जी, अब जो करंट आई है वो यहाँ कैसे मेजर करेंगे उसको बताना आपको है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर करंट क्या जा रही है, आई जी जा रही है, ऊपर क्या है, आई माइनस आई जी जा रही है। तो दोनों का अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। तो आप बराबर कर दो। अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा, देखो रिजल्ट, एक लाइन में रिजल्ट कैसे आ जाएगा। देखो आप कहोगे सर कि इसके अक्रॉस क्या होगा, कितना होगा वोल्टेज, पहले जी के अलग देख लेते हैं, कैपिटल जी, वो होगा आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा, आई माइनस आई जी, है ना बेटा जी, इंटू एस। ठीक है ना, तो यहां से अगर आप आई की वैल्यू कैलकुलेट करो तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई जी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। ये मेजरमेंट आ जाएगा। ठीक है ना, आई जी कौन सी करंट है, जो गैल्वेनोमीटर मेजर करता है, और कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेन जो आपकी आई निकल जाएगी 1 प्लस आर जी अपॉन एस। आर जी तो फिक्स होगा, एस तो आपको लगाना है, तो 1 प्लस आर जी अपॉन एस, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म को आई जी से मल्टीप्लाई करके ही स्केल बनाते हैं मीटर एमीटर में। जो एमीटर होता है ना, उसकी स्केल होती है, उसमें आई जी तो करेगा वो गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उस स्केल को हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, आई जी इंटू क्या है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आर जी अपॉन एस से करेंगे, तो यहाँ से आई का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था यहाँ के लिए। ये सब जो मैंने बताया है कंडीशन, प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान सुनना। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई जी, मतलब आई जी में 1 प्लस आर जी अपॉन एस फैक्टर से क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मेन करंट निकल के आ जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और एक छोटी सी टॉपिक है, क्या है, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, बिल्कुल इसी तरीके से उसको डिस्कस कर लेंगे आगे हम। तो 1 बाय 1 करके, इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप डिस्कस करना। ठीक है बेटा जी, थैंक यू।